जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ क्लासर और आपके सामने नया वीडियो लॉग के साथ हाजिर हूं। आज की जो स्टोरी है उसका मेरा ख्याल है पाकिस्तान पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा और आने वाले दिनों में हम देखेंगे पाकिस्तानी हुकूमत, यहाँ के अवाम और दीगर लोग जो हैं वो उसका इम्पैक्ट जो है या उसकी हीट फील करना शुरू कर देंगे। जो स्टोरी एमर्ज हुई है इंटरनेशनल मीडिया ने आज उसको ब्रेक किया है। वो स्टोरी वो ये है कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर जो नेतन्याहू साहब जो हैं तो वो सऊदी अरेबिया गए थे, कल गए थे, इतवार के दिन गए थे 22 नवंबर को, और उन्होंने वहाँ पे एक जो शहर है, नया शहर वहाँ पे शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जो है बसा रहे हैं, जिसको कहा जाता है फ्यूचरिस्टिक। उनका एक उसका विजन है, एक उसको नया सऊदी अरेबिया वहाँ बनाना चाह रहे हैं, उसमें रेड कोस्ट के करीब ही है। तो वहाँ पे बताया कि उनकी मुलाकात हुई है और उसमें उनके साथ इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के जो चीफ हैं वो भी उनके साथ में थे। और ये भी बताया जा रहा है कि जो अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है पोम्पियो जो हैं वो भी वहाँ पे मौजूद थे। अभी तक अगरचे उसकी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पे वहाँ पे गुफ्तगू हुई और वहाँ पे जो गुफ्तगू का महवर था, जहाँ पे कुछ और चीज़ें अभी तक डिटेल साफ ज़रा सामने नहीं है, लेकिन एक जो अब तक वहाँ से इंटरनेशनल मीडिया ने उसको रिपोर्ट किया है, सामने है, वो ये है कि जनाब कि उसमें ईरान जो है तो ईरान पे भी खासी गुफ्तगू हुई है मोस्टली। बल्कि कहा यह जा रहा है कि जितनी भी ये उसके गल्फ़ की स्टेट्स हैं और वो करीब हो रही हैं इसराइल के, उनके मुआहदे हो रहे हैं या उनको रिकगनाइज़ किया जा रहा है। उनका आपने देखा यूएई कर चुका है, सूडान या बहरीन वगैरह जो हैं उनके साथ मुआहदे उनके हो रहे हैं। तो उसके बाद अब जो चौथा बड़ा मुल्क बताया जा रहा है, जो ऑफ कोर्स उसका बड़ा इम्पैक्ट है, बड़ी उसकी वैल्यू है मुस्लिम वर्ल्ड में, वो सऊदी अरेबिया के बारे में कहा जा रहा है कि सऊदी जनाब अपने जो हैं ये अपने जो उनके लिंक्स हैं या उनके रूट्स हैं उन्होंने ओपन किए। और इसके पीछे ये बताया जा रहा है कि मेन रीज़न ये थी कि सऊदीज़ ने इतना बड़ा जल्दी स्टेप लिया है, जो उन्होंने नेतन्याहू को उन्होंने बुलाया अपने यहाँ और खुफिया मुलाकातें जो की हैं, कि वहाँ पे जब यूएई ने तस्लीम किया था इसको इसराइल को पिछला महीने, तो आपने देखा होगा उनका ये ख्याल सूडान में, बहरीन में भी उन्होंने भी तस्लीम किया। तो ये उनका ख्याल था कि शायद कोई बड़े पैमाने पर वहाँ पर रिएक्शन आएगा, यूएई के लोग या दीगर ममालिक जो हैं तो वो बड़े कोई इस पर डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। सऊदी थोड़ा सा वो चेक करना चाहते थे, देखना चाहते थे कि कितना इसका रिएक्शन आता है या नहीं आता। अब उन्हें ये पता चला है कि यूएई में कोई बड़ा रिएक्शन नहीं आया, इवन सूडान में हमने देखा कोई बड़ी वहाँ पे बात नहीं हुई, या उसके बहरीन जो है तो ये क्वाइट रहे हैं, वहाँ के लोगों ने कोई ज़्यादा उस पर रिएक्शन नहीं दिया। या आप कह सकते हैं कि वो वहाँ के अवाम समझते हैं कि अगर हमने ईरानियन जो उनको थ्रेट फील होती है या उनको एग्रेशन फील होता है, अपने आप इनसिक्योरिटी का आके शिकार समझते हैं, तो उनके जहनों में आए कि अगर आपने इस खित्ते में रहना है तो फिर दो बड़े मुल्कों के दरमियान में आप दुश्मनी बना कर नहीं रख सकते। एक साइड पे ईरान है, दूसरी पे आपके इजराइल है। सो मेरा ख्याल है ये वो उनकी कंसिडरेशन थे, जिसके बाद उन्होंने जो उसके गल्फ़ के कंट्रीज़ हैं और उनको ऑफकोर्स सऊदी अरेबिया जो उनको लीड करता है, तो वो इस नतीजे पर पहुंचे कि हमें कुछ बैठ के बड़े फैसले करने हैं, हमने कोई फॉर रीचिंग जो है उसका इम्पैक्ट देखना। अब उसमें पाकिस्तान पे भी साफ ज़ाहिर बातचीत होगी। पाकिस्तान पे मैं बात करता हूँ कि ये कुछ इमरान खान साहब की मुलाकातें भी हुई थी यहाँ पे, इस पे सहाफ़ियों से सवालात भी उनसे किए गए थे। उनसे पूछा गया था कि जनाब कि क्या पाकिस्तान भी इसराइल को तस्लीम कर सकता है या करेगा। उस पर इमरान खान साहब ने ये बड़ा डिटेल से उन्होंने जवाब दिया था कि पाकिस्तान ये इसराइल को तस्लीम क्यों नहीं कर सकता। तो लेकिन अब देखना ये बदलते हुए हालात में जब सऊदी अरेबिया जो है वो बड़ी तेज़ी से उनके करीब हो रहा है, उसके इसराइल के करीब हो रहा है, या पूरा गल्फ़ कंट्रीज़ हैं जो पाकिस्तान के उनके हमारे वो रहे हैं ट्रेडिशनल, वो हमारे दोस्त हैं, अलाइज़ हैं पाकिस्तानी, सबसे बड़ी तादाद में वो यूएई या गल्फ़ या इन कंट्रीज़ में रहते हैं, सऊदी अरेबिया में रहते हैं। बल्कि 9-10 अरब डॉलर के करीब आपकी रेमिटेंसेज हैं पाकिस्तान की इन्हीं ममालिक से आती हैं, जहाँ से पाकिस्तान के अब उनके सारे जहाँ पर इसराइल के तल्लुकात अब कायम होने जा रहे हैं। सो पाकिस्तान के लिए बड़ा एक ट्रिकी और बड़ा मुश्किल सा एक यहाँ पे काम होने वाला है कि आपने स्टैंड लेना है कि इसराइल को हमने तस्लीम नहीं करना जब तक फ़लस्तीन की रियासत नहीं बनती, इंडिपेंडेंट नहीं होती, या अब उनको लगता है कि नहीं हमें कुछ अपने दोस्त मुल्कों के साथ खड़े होने के लिए तो कुछ ना कुछ अगर डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप हमने नहीं भी रखने तो नो एनिमीज़ नो फ्रेंडशिप टाइप कोई एग्रीमेंट, कोई मुआहदा या इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। सो पाकिस्तान के लिए खैर ये डिफरेंट ऑप्शन है, इस पर ये बात करते हैं। पहले उसी की तरफ चलते हैं कि मुलाकात हुई क्यों है, क्यों पॉसिबल उसमें की गई। एक तो ये है कि ऑफ कोर्स ट्रंप जो हैं उनके दामाद जो हैं जेड कुशनर जो हैं उनका कहा जा रहा है उन्होंने बड़ा इस पर रोल अदा किया। वो पहले भी आपको याद होगा सऊदीज़ वो बादशाह जो हैं उनसे भी मिले, बादशाह से मुराद मोहम्मद बिन सलमान से मिले थे। फिर यूएई में वो कहा जा रहा था उन्हें बड़ा एक अहम रोल उन्होंने अदा किया कि मिडल ईस्ट के मसले को हल किया जाए, और इसमें बड़ा उनका ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को बड़ा एक उसको क्रेडिट दिया जा रहा था कि उन्होंने किया है। अब अचानक ट्रंप साहब के बारे में कहा जा रहा है, आपको पता है कि वो इलेक्शन हार चुके हैं, अगरचे वो मानने को तैयार नहीं, तो उनकी ये कोशिश है कि इसको जितना जल्द से जल्द हम
اس کو آके اس کو پش کر سکتے ہیں 20 جنوری سے پہلے اگلے سال، تو ہمیں پش کرنا چاہیے۔ اور اگر مڈل ایسٹ میں ہم بیٹھ کے اسرائیل اور ان کی جو عرب یہ دشمنی ایک ان کی بنی ہوئی ہے، اگر ہم کہیں پہ سیٹلمنٹ کرا سکتے ہیں تو ہمیں یہ کریڈٹ آ کے لینا چاہیے۔ لہٰذا انہوں نے آ کے جو بائیڈن کی اس پہ چھوڑنے کی بجائے، انہوں نے ایڈمنسٹریشن پہ چھوڑنے کی بجائے اب یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، ہم یہ کام اس کے جانے سے پہلے کر لیں گے۔ اور لگتے شہزادہ محمد جو ہیں وہ بھی اس کے لیے تیار ہیں، وہ بھی ویٹ نہیں کر رہے کہ جو بائیڈن وہ آ کے کیا کریں گے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو بائیڈن جو ہیں جب اپنی کمپین چلا رہے تو انہوں نے سعودی عربیہ کے حوالے سے بڑا سخت ان کا سٹانس تھا۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیومن رائٹس ابیوزز کے حوالے سے سعودی عربیہ بڑے کریٹیکل تھے۔ جمال خشوگی کا جب مرڈر ہوا اس پہ ان کا ایک اپنا بڑا سخت پوائنٹ آف ویو تھا، یا کریک ڈاؤن وہاں پہ جو اس پہ ایکٹیوسٹ کے خلاف کیا جاتا ہے، یمن وار پہ ان کا اگین ان پہ آ رہی تھی کرٹیسزم آ رہی تھی شہزادہ محمد پہ۔ سو انہیں لگتا ہے کہ جو بائیڈن یہ ایڈمنسٹریشن تو وہ تھوڑی سی ہارڈ ہوگی اس پہ سعودی عربیہ پہ، لہٰذا وہ یہ چاہتے ہیں کہ شاید اس سے پہلے اگر ہم کوئی اسٹیپس لے سکتے ہیں تو ہمیں یہاں پہ آ کے اسٹیپس ایک اس پہ لینے چاہیے۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پہ یہ شہزادہ محمد یہ کام کر رہے ہیں تو ان کو اس میں سے کیا ملنا ہے، یا نیتن یاہو صاحب جو ہیں ان کو اس میں سے کیا ملنے والا ہے۔ دیٹس ویری انٹرسٹنگ ٹیک، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب تک وہ ٹھیک ہے ملکوں کے مفادات، ریاستوں کے مفادات اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں، لیکن سم ٹائم کچھ پرسنل مفادات بھی ہوتے ہیں جو میرا خیال لیڈرشپ جو ہے نا وہ اس کو اب ان کو دیکھ رہی ہوتی ہے، کر رہی ہوتی ہے۔ اب اس میں 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نیتن یاہو صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے اپنا اس کے اسرائیل کی طریق کا سب سے بدترین کرپشن کا سکینڈل آیا ہوا ہے۔ ایک سب میرینز کا میزائل کی ڈیلز انہوں نے کی تھی، جس میں کہا جا رہا ہے $multi-million کی ڈیل تھی کہ اس میں بڑے پیمانے پہ اس میں کک بیکس اور کمیشن کھایا گیا۔ وہاں پہ بڑا ان کے خلاف ایک اگین آلریڈی آپ کہہ سکتے ہیں 3 انکوائریز چل رہی ہیں یہ، لیکن سب سے بڑا سکینڈل جو اس وقت اسرائیل میں ڈسکشن ہو رہے ہیں، سو ان کو لگتا ہے کہ ہمیں سعودی عربیہ کا کور لیتے ہیں، سعودی عربیہ سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور یہ لگتا ہے وہاں پہ اسرائیل کے لوگوں کو دیکھیں اتنا بڑا انیشیٹو لے رہے ہیں سعودی عربیہ جیسا ایک سنی ملک سنی ورلڈ جو ہے وہ ایسا ان کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہو رہی ہے اسرائیل کے، تو یہ ان کے لیے بڑا ایک اس کو ڈیورژن ہوگی، اور اس میں نیتن یاہو صاحب جو ہے اس سکینڈل سے بچ سکتے ہیں۔ تو یہ کہا جا رہا ہے مین ان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ ڈیورژنز ہوگا، ان کے اپوننٹس یہی کہیں گے۔ ایک چیز ہے، اب دیکھنا یہ شہزادہ محمد کو اس میں سے کیا ملنے والا، وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ اب پتہ شہزادہ محمد پہ 3-4 قسم کی تنقید ہو رہی ہیں۔ ایک تو یہ 35 سال ان کی عمر ہے ان کے شہزادہ صاحب کی۔ ایک تو یمن وار جو انہوں نے شروع کی تھی اس پہ بڑے ان پہ تنقید ہے، ینگ تھے، ڈیفینس منسٹر تھے، اپنے باپ کے ساتھ تھے، تو انہوں نے آتے ہی بغیر امریکن کو انہوں نے اعتماد میں لیا، انہوں نے یمن پہ اٹیک کیا جس پہ بہت سارے ان پہ تنقید ہے۔ ایک چیز ان پہ ابھی بھی تنقید ہوتی، واشنگٹن میں ان کو زیادہ اچھا اپریشیٹ نہیں کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد اگر کچھ اس میں کسر رہ گئی تھی تو اس کو جمال خشوگی کا مرڈر جو اس میں ترکی کے قونصلیٹ میں کیا گیا، اس کے بعد بہت سارا ان پہ شدید ان پہ تنقید ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ وہ اگین اس ایکٹیوسٹ کے حوالے سے ان کے ہیومن رائٹس ابیوزز پہ ان پہ تنقید ہوتی رہی۔ سو ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر میں یہ کام کرتا ہوں تو یمن پہ جو تنقید آتی ہے، سوشل ایکٹیوسٹ پہ جو کریک ڈاؤن کرتے ہیں، یا دیگر جمال خشوگی کے حوالے سے جو واشنگٹن میں ان کی کوئی ریزرویشنز ہیں، تو یہ بڑی حد تک ان کو واشنگٹن کی لابی جو ہے نا ان کو سپورٹ وہاں سے مل سکتی ہے، اور ایون لوکلی طور پر بھی وہ ایکسیپٹنس لیول آ سکتے ہیں۔ دوسرا وہ چاہتے ہیں شہزادہ محمد جو ہے کہ ہم اب اس کے تیل کی اکانومی جو ہے نا وہ زیادہ دیر نہیں چلنے والی، انہیں بھی یہ چیز کا احساس ہے اگلے 3-5 سال میکسیمم جو ہیں آپ کے اوپر الٹرنیٹ یہاں انرجیز آ رہی ہیں، لہٰذا انہیں فیل ہوتا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا اس کو ڈیورسیفائی کرنے کی ضرورت ہے، اپنے یہاں ٹورزم کو آ کے اوپن کریں، ہم وہاں پہ ممالک جو ہیں ان کے ساتھ تعلقات آ کے ٹھیک کریں۔ بہت ساری چینجز آپ نے بھی دیکھیں، یو ای میں بھی بہت ساری چینجز کی ہیں انہوں نے اپنے شرعی لاز میں کی ہیں، دیگر لاز میں، اسی طرح سعودی عربیہ میں ہم نے دیکھا اوپن اپ کیا۔ سو وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہاں سروائیو کرنا ہے تو ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہیں اوپن کرنی پڑیں گی، اور خطے میں پیس بڑا ضروری ہے اسپیشلی اس کے لیے۔ لیکن وہ جو یہ ان کے کریٹک ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جناب ایک اس میں نام دیا جا رہا ہے جس کو اسرائیلی نام دے رہے ہیں ابراہم، اس کو ابراہم ایکارڈ کا نام دیا جا رہا ہے کہ اس کو کہ یہ ایکارڈ جو ہو رہا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ عرب ممالک جتنے بھی ہیں اسرائیل کے ساتھ بیٹھ کے اس کو سیٹلمنٹ کریں۔ لیکن اب سوال وہ ہے کہ فلسطین کا مسئلہ تو وہاں پہ کھڑا ہوا ہے، اس کو آپ کیسے اس کو ایڈریس کریں گے؟ ڈیفینیٹلی ان کے ذہن میں کوئی نہ کوئی اس کا سلوشن ہوگا۔ ابھی تک فلسطین کی طرف سے بہت بڑی کوئی اس کا بیان ہمارے سامنے نہیں آیا ایک طرف۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ہی انہوں نے سعودیز نے ان کے ساتھ یہ کیے ہیں، ان کے اسرائیلی کے ساتھ تعلقات اپنے ٹھیک کر رہے ہیں، ساتھ میں جو بڑی میجر ایک جو ڈیولپمنٹ ہے پاکستان میں اس نوٹس گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے جو بادشاہ جو ہیں یہاں پہ آپ کو پتہ ہے بادشاہ ان کے کنگ سلمان جو ہیں انہوں نے ترکی کے وزیر اعظم طیب اردوغان صاحب کو انہوں نے کال کی، اور دونوں کے درمیان بڑی اچھی ٹاکس ہوئی ہیں۔ پہلی دفعہ بڑے عرصے بعد ان دونوں ملکوں میں رابطہ ہوا ہے۔ پہلے جمال خشوگی کی وجہ سے تعلقات جو خراب ہوئے تھے ترکی اور سعودی عربیہ میں وہ بھی اوپن ہے۔ سو پاکستان کے لیے تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں سائی آف ریلیف ملا ہے وہاں پہ، ایک نکلا ہے ان کے لیے، کیونکہ آلریڈی ترکی اور سعودی عربیہ کے تعلقات یہ خراب ہونے کی وجہ سے پاکستان پہ بہت بڑا برڈن تھا، ابھی بھی ہوگا، کیونکہ دونوں ملک جو ہیں وہ اگر ایک دوسرے سے دشمنی رکھتے ہیں تو پاکستان کے لیے کسی ایک کیمپ کو جوائن کرنا بڑا مشکل تھا، جس کا ہم نے
हमने नताइज भी देखे पिछले दिनों में कि सऊदीज़ हमसे खुश नहीं थे तुर्कों के, जितने हम उसमें करीब गए या नया कैंप बना रहे। सो एक अच्छी खबर ये भी है कि पाकिस्तान पे दबाव इसका आगे थोड़ा सा रिलीव होगा। अब देखना ये पाकिस्तान के लिए क्या ऑप्शन है, पाकिस्तान क्या करेगा इस पूरे मामले में। ये बात मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट जो है बड़े अरसे से कोशिशें करती रही है कि हमारे उनसे इसराइल के साथ कोई ये बैकडोर, ये चैनल्स हमेशा से मौजूद रहे हैं। आपको याद होगा जनाब मुशर्रफ के दौर में इनकी मुलाकात भी हुई थी। ये उस वक्त खुर्शीद ये कसूरी साहब थे, उनके फॉरेन मिनिस्टर जो थे ये अगेन इसराइल के, इनसे एक चांस मीटिंग कही गई थी, किसी होटल में होगी। चांस मीटिंग आपको पता है कोई नहीं होती, वो जनाब मुशर्रफ साहब और दीगर लोग चाहते थे। पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हमेशा से एक इसका व्यू रहा है कि हमारी जो उनके इसराइल के साथ इस तरह की एक वहाँ दुश्मनी रही, हमें उसके बड़े नुकसान हुए हैं। एक सबसे बड़ा नुकसान ये हो कि इसराइल और उसके इंडिया का डिफेंस के बड़े पैक्ट्स और बड़े मुआहदे, बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी, क्योंकि बहुत बड़ा उनका एडवांस टेक्नोलॉजी, वॉर टेक्नोलॉजी है इनके पास, इसराइल के पास, उन्होंने इंडिया को ट्रांसफ़र करते रहे, इंडिया को हेल्प करते रहे। सो पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट का ये व्यू था कि हमें किसी न किसी हद तक उनको न्यूट्रलाइज करके रखना चाहिए, क्योंकि जो हम जितना जो उनके खिलाफ स्टांस रखते हैं तो उसके बाद उतना ही इंडिया उनके करीब जाते हैं, और जो हमें स्ट्रेटेजिकली ये डिफेंस वाइज स्टेट के जो हमारे इंटरेस्ट है उनको सूट नहीं करता। लेकिन ऑफकोर्स पाकिस्तान में इस बात को सेल करना इतना आसान नहीं था। पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी हमेशा बैक फुट पे रही है। वो ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग्स में तो वो बताते थे कि हमारे इंटरेस्ट हैं कि हमें उनका न्यूट्रलाइज होना चाहिए, या अगर दोस्ती नहीं हो सकती, दुश्मनी भी नहीं होनी चाहिए, अगर डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप नहीं हो सकते तो कम अज़ कम कहीं पे नो फ्रेंड्स नो एनिमी वाला हमारे साथ कोई पैक्ट उनका होना चाहिए। पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट जो है ये हमेशा से चाहती रही है, उन्होंने इस बात को बहुत सारे लोगों के साथ बताया भी है। और ये सवालात वहाँ इमरान खान साहब से भी किए गए थे जब उनकी 27 फरवरी के बाद, आपको याद हो भारत के साथ जब हमारी एक मुख्तसर सी जंग हुई थी, तो उसमें इमरान खान साहब से भी सवाल किया गया था। बल्कि मैंने किया था, मैंने कहा कि अगर पाकिस्तान, और ये उन्होंने बताया था कि ये देखें कि इंडिया और इसराइल जो है ना मिल के पाकिस्तान पे अटैक करना चाह रहे थे, तो हमने उनको काउंटर बताया। तो मेरा ये ख्याल था, मैंने कहा फिर आपको एक इनके साथ ऑप्शन ओपन रखना चाहिए। स्टेट से ज़्यादा तो कोई चीज़ नहीं, अगर पाकिस्तानी स्टेट खतरे में है तो आपको कोई डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए उनको न्यूट्रलाइज करना चाहिए। सऊदीज़ को इन्वॉल्व करें दरमियान में, शहजादा मोहम्मद के साथ इसराइलीज़ की बड़ी अच्छी दोस्ती है, आप उनको न्यूट्रलाइज करें ताकि पाकिस्तानी स्टेट को जो खतरे आ रहे हैं इनको हमें ये उन खतरात से बचना चाहिए। रियासत होगी तो बाकी चीज़ें चलती रहेगी। लेकिन इमरान खान साहब का ये व्यू था कि नहीं जनाब कि क़ायद-ए-आज़म साहब का एक स्टांस था, जब तक आप उसकी फ़लस्तीन की रियासत ये नहीं बनेगी तो उस वक्त तक पाकिस्तान उसको नहीं करेगा। खैर ये तो अपनी जगह पे हमारा एक स्टांस है, इस पर डिबेट होती रहेगी। लेकिन सवाल ये है कि अगर सऊदी अरेबिया इसको आके उनको एक्सेप्ट करता है, तुर्की और बाकी दीगर ममालिक के साथ ऑलरेडी उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं अरब वर्ल्ड के इनके इसराइल के साथ, तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा। सबसे बड़ा टेस्ट चैलेंज जो है मेरा ख्याल है पाकिस्तान की मजहबी जमातों के लिए होगा कि वो इस पर क्या स्टांस लेंगी। वो सऊदी अरेबिया की इन जो मुलाकातें सामने आ रही हैं, इसराइल के प्राइम मिनिस्टर की विजिट करना, मोसाद के चीफ का वहाँ पर जाना, या बैठ के इस तरह की डील्स करना, पाकिस्तानी जो मजहबी जमातें हैं या ट्रेडिशनली तौर पर सऊदी अरेबिया के साथ खड़ी होती हैं, उनके लिए भी प्रॉब्लम होगा। और इनको कल को अगर कोई पाकिस्तान के लिए कोई इस तरह के मूव चलती हैं तो सऊदी अरेबिया को रोल प्ले करना पड़ेगा यहाँ की मजहबी ये जमातों को थोड़ा सा पैसिफाई करने के लिए, ठंडा करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे इनके लिए मुश्किल होगा। और साथ में देखना होगा ईरान का जो है, क्योंकि ईरान की और उनकी आपको पता है इसराइल की एक बड़ी पुरानी एक उनकी वॉर है, जंग उनकी चलती रहती है। अब ईरान के लिए भी साफ ज़रा मसाइल खड़े होंगे, क्योंकि एक पूरा नया कैंप उनके खिलाफ खड़ा। और पहले तो दरमियान में ये था अरब ममालिक जो है ठीक ईरान के दोस्त नहीं थे, इसराइल के साथ भी उनकी दोस्ती नहीं थी, लेकिन अब ये लग रहा है कि इसराइल और उनकी जो है अरब्स की दोस्ती हो रही है और उसमें से ईरानियन उस कैंप में से निकल रहे हैं। सो दीज आर वेरी उस पर टेस्टिंग टाइम उनके लिए भी हैं, पाकिस्तान के लिए भी हैं। पाकिस्तान की एक बड़ी स्टेटेड पोजीशन है, लेकिन मैंने जैसे पहले कहा था कि पाकिस्तान भी अफोर्ड नहीं कर सकता कि जी से ये उसके गल्फ़ के 7 कंट्रीज़ जो हैं, उन 7 कंट्रीज़ को कैसे पाकिस्तान उस पर रिएक्शन क्या देगा, अपने आप को अलूफ रखेगा, दूर रखेगा, वो ठीक है चुप करके रहेगा, तनकीद नहीं करेगा, डिप्लोमेटिक सबको अपना उस पर रिस्पांस देगा। लेकिन ये पाकिस्तान को कहीं ना कहीं पे कुछ फैसले मेरा ख्याल है करने होंगे, एक डिक्लेयर करना होगा, क्योंकि जब सऊदी अरेबिया जो उस तरफ जा रहा है अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, मेरा ख्याल है कि अगर उनके कायम होते हैं तो पाकिस्तान के लिए भी कुछ फैसले करने पड़ेंगे। हाँ, एक तो ये है कि बिल्कुल उससे आउट हो जाएं कि जी हम नहीं करते, दूसरा ये है कि आपको सऊदीज़ के साथ खड़े होकर कोई बातचीत जो है कुछ चलानी पड़ेगी, डिप्लोमेटिक चैनल्स आपको ओपन करने पड़ेंगे। जैसे मैंने कहा एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तानी तो हमेशा से ये चाहती है। बहरहाल आने वाले दिन बड़े इंटरेस्टिंग हो रहे हैं। जो अच्छी खबर मुझे इसमें से लगती है कि तुर्की और सऊदी अरेबिया के रिलेशनशिप बहाल हुए हैं, और उसके बाद ये पाकिस्तान के लिए बोझ ज़रा उससे मुश्किल हुआ। लेकिन वो जहाँ पर मेरा ख्याल बोझ थोड़ा कम हुआ है, ये इसराइल के ये प्राइम मिनिस्टर की विजिट के बाद पाकिस्तान के लिए नए थ्रेट्स, नए अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं कि अगर हम इसको आके एक्सप्लॉइट करके चीज़ें नॉर्मलाइज कर लें तो पाकिस्तान बहुत सारे बेनिफिट्स भी ले सकते हैं। वाशिंगटन में आपको पता है इसराइली लॉबी बड़ी पावरफुल है, उनके पास उनकी टेक्नोलॉजी बड़ी पावरफुल है, लेकिन सवाल वो है कि दरमियान में फ़लस्तीनियों को कैसे राज़ी किया जाए। लेकिन लगता ये है कि जो इनके जहन में आ रहा है
جو اس کا بار بار نام لے رہے ہیں، اس کا ابراہم ایک ایکارڈ کا، اس میں کچھ نہ کچھ میرا خیال ہے فلسطینیوں کے لیے ضرور رکھا جائے گا، ادروائز سعودیز جو ہیں وہ اس طرح نیتن یاہو کو اپنے ہاں نہ بلاتے۔ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں سے اس میں سے جو ابراہم ایکارڈ جس کو نام دیا جا رہا ہے اس میں سے کیا نکلتے، سب کے لیے کیا نکلتے، سعودیز کے لیے، اس میں فلسطینین کے لیے، ہمارے لیے، پاکستان کے لیے۔ لیٹس ویٹ اینڈ سی۔